बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर और साथ ही साथ कोर्स आउटलाइन के अंदर। अच्छा बेटा, आज के वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 की हमने 3.1 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन भी करेंगे और साथ में 3.1 के सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आपके लिए एक नई चीज है। मैट्रिक्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट इसी के साथ लिंक करते हैं हमारे पास। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन फिर हम डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे। मैट्रिक्स की क्यों जरूरत पड़ी? अच्छा बेटा, आप अर्ली क्लासेस के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते चले आए हैं। आपको दो इक्वेशंस दे देता था, आप बड़ी आसानी के साथ साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6, अगर उनकी इक्वेशंस में इजाफा होता चला जाए तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान नहीं होता। तो फिर हमें एक साइंटिस्ट जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियंस था, स्विस मैथमेटिशियंस जेम्स सेवेल्स्टर, ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जेम्स सेवेल्स्टर ये मैथमेटिशियन था। इसने सोचा अगर इक्वेशन ज्यादा हो जाएं तो फिर हम उन इक्वेशंस को आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आपकी बुक के स्टार्ट में लिखा भी हुआ है, द एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स is the results attempt to obtain the compact and simple for solving system of linear equations। यानी एक से ज्यादा इक्वेशंस अगर आ जाएं तो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इस आइडिया की जरूरत पड़ी कि इसको आसानी के साथ कैसे सॉल्व किया जाए। मैट्रिक्स की जरूरत पड़ी फिर हमें। तो फिर जेम्स सेवेल्स्टर फर्स्ट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया मैट्रिक्स का कि हम इस मेथड की मदद से इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे जितनी ज्यादा मर्जी इक्वेशंस आ जाएं आपके पास। ठीक है, तो ये है, ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रखना है कि जेम्स सेवेल्स्टर पूछा भी जाता है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है बेटा, ये इंट्रोडक्शन था, बेसिक्स आइडिया मैंने आपको बता दिया। अब हमने 3.1 सॉल्व करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ा दूं, फिर हमारे लिए 3.1 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अब हम चलिए बेटा, 3.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है 3.1 से रिलेटेड हमारे पास मैट्रिक्स, और जैसे हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसमें दो मेन टॉपिक्स हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैट्रिसेस। क्या होता है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे इन शेप, यानी इसकी जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर शेप होती है। हमारे पास किस शेप में होती है? ये रेक्टेंगुलर शेप होती है। रेक्टेंगुलर शेप के अंदर whose elements are written within square brackets in specific order, यानी इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होगी एलिमेंट्स की, वो किसके अंदर होगी? स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर इसको ज्वाइन किया जाए स्क्वायर ब्रैकेट्स को, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बनती है हमारे पास। ठीक है, और नंबर की रिप्रेजेंटेशन इस तरह करनी इन रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज एंड कॉलम्स की शक्ल के अंदर को रिप्रेजेंट करना, तरतीब देना। ये जो मैंने डॉट किए हैं ना, इन डॉट्स के ऊपर नंबर्स को लिखना रोज और कॉलम की शक्ल के अंदर ऑर्डर के मुताबिक, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहां से लेकर यहां तक आपकी मैट्रिक्स की पहली डेफिनेशन होगी हमारे पास। ठीक है, अब आ गया थे नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहां पर नेक्स्ट पेज पे कुछ पॉइंट्स लिखे, ये आपने समझना है। जनरली मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो मैट्रिक्स होता है उसे कैपिटल लेटर्स के साथ लिखा जाता है, पॉइंट नोट कर लेना है। और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर के साथ लिखे जाते हैं या नंबर्स के साथ लिखे जाएंगे। ये बेसिक्स है कंसेप्ट। कभी भी आप कैपिटल लेटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैपिटल लेटर के साथ होगी, और उसके जो अंदर एलिमेंट मौजूद होंगे वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स होंगे। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। अब आगे थे नेक्स्ट, रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स?
एंट्रीज और रोज written with horizontal lines or lines are form row और rows of matrix। देखिए जब हमने मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स को लिखना है, जैसे 1 2 3, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये कौन सी है? हॉरिजेंटल लाइन, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होती है। अगर लाइन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन इस शेप के अंदर होगी, इस तरह, तो वो हमारे पास रोज कहलाती है हमारे पास। ठीक है। कॉलम क्या होता है? एंट्रीज और एंट्री और एंट्रीज रिटन विद इन वर्टिकल। अगर हम वर्टिकल शेप के अंदर नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन करें वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, लाइंस फॉर्म कॉलम और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये दो डेफिनेशन है, बेसिक्स आइडिया, क्योंकि मैट्रिक्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो रो का, दूसरा कॉलम का। हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, ये बहुत अहम होता है मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर है बेटा? सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने इसे मार्क कर लेना। इसकी डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक होगी, सिंपल रो। इसकी डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक होगी हमारे पास। ठीक है बेटा? अब आगे आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन हमें क्या कहती है? एंट्रीज और एलिमेंट्स। जैसे आपको नजर भी आ रहा है, डेफिनेशन सिंपल है। एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या होती है? इफ अ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला और ये वाला, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को। इसके अंदर जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, इफ अ मैट्रिक्स ए देन 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। सिंपल, जो उनके नंबर्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर जो हम लिखते हैं, वो हमारे पास वो हमारे पास एंट्रीज और एलिमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये भी आपने मार्क कर लेनी डेफिनेशन। ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ अ मैट्रिक्स ए हैज एम नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं? नंबर ऑफ रोज कितनी है? एम, एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, वो उसका ऑर्डर कहलाता है या साइज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन यहां तक आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। इसमें रोज कितनी है जी बेटा? रोज कितनी आ गई? 2, और कॉलम्स कितने आ गए हमारे पास? 2। और जब ऑर्डर लिखना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे 2/2, या तो इस तरह लिखा जाएगा या 2/2, यानी ये रोज को और ये कॉलम्स को रिप्रेजेंटेशन करती है, ये रोज को और ये कॉलम को रिप्रेजेंटेशन करती है। दो तरह से लिखा जाता है, 2/2 या 2/2। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स है, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। यहां तक डेफिनेशन आपने इसकी मार्क कर लेनी है। यहां से स्टार्ट होगी, इस पेज से कंटिन्यू करते हुए यहां तक आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है। तो ये मैट्रिक्स के ऑर्डर की डेफिनेशन आ चुकी। नेक्स्ट, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? ठीक है। ये भी डेफिनेशन आपने समझनी है और एग्जाम्स के अंदर इसको याद भी करना है। दो मैट्रिक्स क्या होते हैं? 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे ए और बी इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर इज सेम, दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स है वो भी सेम होंगे। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी, वो भी यही है 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज 2 कॉलम, 2/2। ऑर्डर तो सेम आ गया, और जो कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं 1 1 के इक्विवेलेंट है, 2 2 के इक्विवेलेंट है, 3 3 के इक्विवेलेंट है, 4 4 के इक्विवेलेंट है। तो ये हमारे पास क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स, इसको आपने याद भी करना है। ठीक है। और यहां पर आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है, ये आपके पास 2 इक्वल मैट्रिक्स है।
यहाँ पर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस 2 करेंगे वो 2 ही बनता है। ये भी सेम है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 4 माइनस 6 है, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -2 के ही इक्वल बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1। अच्छा बेटा, अब हम 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। ये हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है ए से लेकर ई तक। इसमें हमने ये बताना है नंबर ऑफ रोज कितनी है तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। जस्ट बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर आपके पास डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है रोज और कॉलम की, तो आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, चलिए लिखते हैं जी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। इसके अंदर हमने ये बताना है नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर यहां पर चेक करें ये और ये इस शेप के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, 2 बनती हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। जब नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे इस मैट्रिक्स की हम, तो ये भी हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस बनती है इस तरह, फर्स्ट और ये सेकेंड, यानी इसके 2 कॉलम्स हमारे पास। ये आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल सी एक्सरसाइज और सिंपल से सवाल है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ, नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं इसकी कितनी है, 1 2 3। इसे मार्क कर लेते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह। तो इसकी रोज कितनी है 3 हमारे पास। कॉलम एक ही है हमारे पास। ठीक है, कॉलम किस शेप में है, एक ही है हमारे पास, वर्टिकल लाइन इस शेप के अंदर। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के कितने आगे हमारे पास, वो आगे 1, एक ही कॉलम है हमारे पास इस मैट्रिक्स का। अब आते हैं सी की तरफ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस डायरेक्शन में हमारे पास एक ही रो है, तो नंबर ऑफ रोज वो कितनी आ जाएंगी, जस्ट 1 आ जाएंगी। जब बात करेंगे इसके कॉलम्स की, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो यहां पर हमारे पास बनेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आते हैं वर्टिकली, 1 2 और ये 3, तो ये आ जाएगा 3 कॉलम्स आ जाएंगे इसके हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं डी मैट्रिक्स की तरफ। अब डी मैट्रिक्स हमें जो गिवन है, पहले इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस चेक करते हैं, 1 और ये 2 और ये 3। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, 3 आ गई। नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये वर्टिकली शेप आ गई हमारे पास। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास क्या है इसके अंदर, वो 3 होंगे हमारे पास। बड़े सिंपल सी चीजें हैं, ये चीजें अक्सर एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद लास्ट आते हैं ई की तरफ। जब ई का आंसर लिखना है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस शेप के अंदर, फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज इसके अंदर कितनी मौजूद है, 2 रोज है, फर्स्ट ये सेकंड। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की। जब नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, वर्टिकली 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आगे, 3 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, सिंपल से सवाल है। जैसे इसमें हमने ये बताना था कि कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, बड़ा सिंपल सा मेथड था, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 3.1 का स्टेटमेंट है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है, इनका हमने ऑर्डर लिखना है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको यहाँ पर ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स मौजूद है, ये बताना है, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स यहां पर रीराइट किया मैंने यहां पर पहले से ही, और इधर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए। जब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ
एक ही। तो इसमें चेक करते कितनी रोज हैं। ये नंबर ऑफ रोज को हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करता है, यानी 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने, एक। तो इसे लिखेंगे 2/1। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2/1, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम में एक ही लिखिएगा, चाहे ये लिखें चाहे आप ये लिखें। ठीक है, आपकी बुक में आंसर इस तरह है तो मैं इस तरह लिख रहा हूं 2/1, तो ये भी आपने नोट डाउन करना है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ बी की तरफ। जब ऑर्डर ऑफ बी लिखना है हमने तो चेक करते हैं रोज कितनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक रो आ गई और कॉलम्स चेक करते हैं 1 2, यानी आ जाएगा 1/2। और इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा, 1 × 2। ठीक है बेटा। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ सी की तरफ। ऑर्डर ऑफ सी में चेक करते हैं जी, ऑर्डर ऑफ सी कितनी रोज है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये 2 रोज आ चुकी और ये 2 कॉलम्स आ चुके हैं वर्टिकली, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, यानी 2/2 इसका ऑर्डर होगा हमारे पास, 2/2। ठीक है बेटा। चले जी, अब आते हैं डी की तरफ। इसका ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ डी, यानी कितनी रोज है हमारे पास, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, यानी फर्स्ट और ये सेकंड रो, 2 रोज हैं। कॉलम चेक करते हैं 1 2 और 3, ये वर्टिकली कॉलम्स आ गए, हॉरिजॉन्टल रोज आ गई। यानी पहले रोज लिखते हैं, ये 2 रोज आ गई 2/3, 1 2 3, ये चीज आ जाएगा, यानी 2/3 आ गया हमारे पास। अब आते हैं ई की तरफ। ई का ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ई विच इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है हमारे पास, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ ई 3/2। ठीक है, इससे क्या लिखेंगे 3/2। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, दैट इज एफ। ठीक है, उसे भी यहां पर मैं लिख लेता हूं एफ। एफ किसके बराबर हमारे पास गिवन है, विच इज 5, ओनली 5। जब इसकी बात करेंगे इसके ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ एफ, यानी इसमें एक रो है और एक कॉलम है, यानी ये हॉरिजॉन्टल शेप भी एक है, वर्टिकल कॉलम भी एक ही शेप है हमारे पास। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 1/1 विच इज इक्वल टू, या इस तरह भी लिख ले 1/1। तो ये ऑर्डर हमने तमाम मैट्रिक्स के स्पेसिफाई कर दिए, लिख दिए, बड़े सिंपल से है। अगर आपको याद है डेफिनेशंस प्रॉपर वे से, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है, उसका ऑर्डर इसी तरह लिखा जाता है हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट हमारे पास है, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं ए से लेकर एफ तक, कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये कंपेयर करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बड़े सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको स्टार्टिंग में भी बताया था 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं उनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी क्या हो, सेम हो, ये 2 चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर डिफरेंट पार्ट्स हैं ए से लेकर एफ तक। ये भी सिंपल है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, ये भी सिंपल है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, ये भी सिंपल है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। सी डी एफ, पहले इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और प्लस माइनस भी हो रहे हैं। पहले इनका सोल्यूशन लिख लेते, फिर हमें चेक करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना बनता है 2 × 3 दैट इज 6, इसका आंसर 6 बनता है। ठीक है, इसको सॉल्व करें 2/2 दैट इज 4, और इनको प्लस करेंगे 4 + 4 दैट इज 8, 2 - 1 या देगा 1, 4 - 2 2, 3 + 0 3। ठीक है, ये चीज आ गई। ये डी भी सॉल्व कर रहे थे, जब डी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 5 + 4 9, -1 -8 + 1 दैट इज -7। और ये तो नहीं सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे हम। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 कितना बनता है, ये 0, ये 3 वैसे का वैसे ही, 3 + 1 दैट इज 4 और ये आ जाएगा 1।
अब हमें चेक करने में और देखने में आसानी हो जाएगी, बड़े सिंपल सी, कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। आप गौर से देख सकते हैं, जिनकी नंबर ऑफ एंट्रीज देख लें, जैसे हमारे पास ए और एफ, ये दोनों सेम मैट्रिक्स आपको नजर आएंगे। इसकी एंट्रीज 0 0 3 3 4 4 1 1, यानी ए और एफ आर इक्वल है। ए एंड एफ आर इक्वल, चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिखें, ए इक्वल एफ, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद बी को चेक करें इसके साथ, जिसको हमने डी को सिंप्लीफाई किया था, ये और ये बी एंड डी आर इक्वल, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, डी बी एंड डी, बी एंड डी, ये दोनों मैंने लिख लिए। अब लास्ट में सी और एफ, हमें ये गिवन था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके ये नया मैट्रिक्स बना लिया, ये और ये सेम आ गए हमारे पास, ठीक है। तो सी एंड ई आर इक्वल, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स आ जाएंगे, सी और ई। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका। बड़े सिंपल से सवाल थे, ठीक है, आपको देख के भी अंदाजा हो जाता है कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है और कौन सा मैट्रिक्स इक्वल नहीं है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, दोनों के दरमियान साइन कौन सा है, इक्वल का, ये दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। यहां पर अननोन नंबर ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसे मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर जितने भी सवाल किए ये सारे के सारे एमसीक्यूज के तौर पे थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना है इस बात को समझना आपने। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पर पहले से ही लिख लिया है, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रखते हैं, सेकंड को सेकंड के इक्वल, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के इक्वल रखे हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ए बी सी और डी की। चले स्टार्ट करते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है, इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है, ऑर्डर सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो a + 2, यानी फर्स्ट एलिमेंट इधर a + 2 है, तो इधर क्या है 5, विच इज इक्वल टू 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई। अब मैं इसको इसके इक्विवेलेंट कंपेयर कर लेता हूं, क्योंकि बी वैल्यू चाहिए पहले हमें ऑर्डर के मुताबिक, जरूरी नहीं, लिख लेते हैं उसे। एंड b - 1 किसके बराबर होगा 6 के बराबर, b - 1 = 6। तो यहां पर ये माइनस इधर आगे क्या होगा प्लस 6 + 1, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई 7 के इक्वल आ चुकी। अब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। c - 3 किसके इक्वल रखेंगे हम 8 के इक्वल रखेंगे, c - 3 = 8, c 8 + 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 11 के इक्वलेंट आ जाएगा इसे सॉल्व करने से। लास्ट वैल्यू कौन सी रहेगी हमारे पास d, एंड d + 4 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा, d + 4 = 4, तो ये वैल्यू उधर जाके क्या होगी -4 - 4, तो फाइनली d किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ चुका। तो a b c और d की वैल्यू हमें मिल गई, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने स्टार्ट करना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वैसे ही सवाल है, इसे मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दो मैट्रिक्स इक्वल साइन के साथ हैं, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया वैसे ही 5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब हमें यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। यहां पर जो x नजर आ रहा है ये फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स का, इसको
इसके इक्वल रखेंगे फर्स्ट एलिमेंट के 2x प्लस 1 इक्वल 9। पहले हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लस 1 उधर जाके होगा माइनस 1 होगा, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने से 8, 9 माइनस 1 8, 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4 के इक्वल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू तो मिल गई। अब पीछे किसकी रहेगी y, वो तो यहां पर लिखा हुआ है। ये लास्ट वैल्यू है इस मैट्रिक्स की, इसमें जो लास्ट वैल्यू है इसको इसके साथ इक्वल रखेंगे एंड तो y किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल। डायरेक्ट इसका हमें आंसर मिल जाएगा, तो y इक्वल 5, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके इक्वल रखने से हमें आंसर मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये दो मैट्रिक्स ये भी इक्वल हैं, इनमें से हमने ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें स्टार्ट करते हैं। कैसे लेके चलेंगे, यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है a प्लस बी, तो ये किसके इक्वल रखेंगे हम, यहां पर 10 के इक्वल रखेंगे। तो यह जाएगा a प्लस बी इक्वल 10 के बराबर आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी सॉल्व करते वक्त। ठीक है, इससे हम डायरेक्ट ना a की निकाल सकते हैं ना b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी, इसको तो मैंने इसके इक्वल रख लिया। अब यहां पे मुझे b नजर आ रहा है, ये सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू को सेकंड के इक्वल रखेंगे। तो जब इसे सेकंड को सेकंड के इक्वल रखेंगे 3b प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 11 के इक्वल आ जाएगा। यहां से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये प्लस 2 उधर जाके क्या होगा -11 -2, 3b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9, 3 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा डिवाइड 3/9। डिवाइड होने से तो b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, दैट इज 3 के इक्वलेंट। b की वैल्यू आ चुकी, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी स्टार्टिंग के अंदर, a प्लस बी इक्वल टू 10। तो यहां पर b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a का आंसर मिल जाएगा। तो पुट इन 1, b की वैल्यू यहां पे लिखेंगे, यहां पर b लिखा हुआ है, इस b की जगह 3 लिखेंगे। तो यह जगह a प्लस 3 इक्वल 10, इस b की जगह हमने 3 लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये होता जाएगा क्या होगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 7 के इक्वल। a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं c और d की तरफ। c और d कैसे कैलकुलेट करना है आपने, ये c आपको यहां पर नजर आ रहा है, तो ये लास्ट टर्म है इस मैट्रिक्स की, इसमें जो लास्ट टर्म है वो किसके बराबर है 4 के बराबर है। एंड c किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल, डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब d यहां पर है, इसको इसके इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो हमें d की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो 2d - 1 इक्वल 5, -1 इधर जाएगी क्या हो गया +1। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6, 2 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या होगा डिवाइड 2/6। तो d का आंसर कितना मिल गया हमें 3 के इक्वलेंट आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 3.1 का। ये भी दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें से हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसे भी मार्क कर लीजिए। ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां से p और q की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है p प्लस q, इसे लिख लेते हैं p प्लस q किसके बराबर आ गया हमारे पास 6 के बराबर आ चुका। ठीक है, अब आपकी आसानी के लिए बल्कि इसे इक्वेशन नंबर 1 ही कह देते हैं, अभी आगे जाके सिंप्लीफाई करेंगे। एक तो यहां पर p प्लस q लिखा था, ये किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। ठीक है, और एक यहां पर लिखा है p - 2q, इसको भी देख लेते हैं हम। तो यहां पर क्या लिखा हुआ p
-2q, ये लास्ट वाली टर्म है और ये किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के बराबर इसको रखेंगे। ठीक है बेटा, ये 0 आ गई। अब एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दोनों को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, 2-3 मेथड है, सिंपल मेथड से करवाऊंगा, आपके लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। यहां से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये -2q है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +2q। 0 में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2q आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। ये -2q था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। इस p की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, पुट इन 1 में पुट करते हैं। जब 1 में पुट करेंगे यहां पर, तो इस p की जगह हम लिखेंगे 2q। क्या लिखेंगे, 2q, और साथ में क्या आ जाएगा, q विच इज इक्वल टू 6। 3 + 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 2 + 1, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स हमारे पास। ठीक है, तो ये 3q बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या होगा, डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो q का आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 के इक्वल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की। इसमें रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में कर दें, आपकी आसानी है। तो 2 में सबसे आसान होगा, तो पुट कर किस में करते हैं, 2 के अंदर, पुट इन 2। इसमें पुट करेंगे q की वैल्यू 2, तो यहां पर 2 लिखते हैं, p इक्वल 2 इंटू 2, q की वैल्यू 2 पुट कर दी, वो ये चीज आ जाएगी, विच इज 4। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर हमने 3.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 3 की, उसको कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज।